तो पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों 14 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हम रिवीजन में पढ़ेंगे वो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं पहले से, हमारे पुराने वीडियोस में हम लोगों ने देखे हुए हैं। बट कुछ दो चार क्वेश्चंस ना ऐसे भी हैं जो नए हैं। किसी कारण से जब वो छूट जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स देखिए बहुत बड़ा करंट अफेयर्स होता है। मेरी कोशिश तो रहती है कि आपको मैं पूरा कवर करा दूँ, लेकिन अगर बाई चांस छूट जाए तो अगर मुझे मिल जाते हैं तो दूसरे इसमें डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो रिवीजन में हम जो है पहला सवाल जो पढ़ेंगे उससे पहले दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि पहले सबको गुड मॉर्निंग। और आप जितने भी लोग सुबह 6-7 बजे वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं। साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक जो ऑनलाइन कोर्स हम यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स के दे रहे हैं वो आप चाहे तो ले सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो मात्र 999 रुपये है, और 9919521555 पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इसमें हम आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो याद कराने की कोशिश करते हैं विद टेस्ट्स। चलिए, पहला सवाल, नीरज चोपड़ा किस राज्य, एक मिनट थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? ठीक है, जो ब्रांड एम्बेसडर इस तरह होते हैं, इस तरह से एम्बेसडर होते हैं, तो स्विट्जरलैंड के ये फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा ने भी डायमंड लीग खेली है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्पोर्ट्स में है, जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। सब आपने नाम सबका नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो अभी जो सवाल आएगा वो डायमंड लीग के ऊपर आएगा। डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले इंडियन है। पहला किसी ने आज तक डायमंड लीग एथलेटिक्स से जुड़ा होता है, आज तक कोई मेडल जीता नहीं है। तो नीरज चोपड़ा पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है डायमंड लीग जो फाइनल्स के अंदर। ठीक है, ये होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो अंजू बेबी जॉर्ज ने एक बार 2004 में लॉन्ग जंप में जीता था, लेकिन ये डायमंड लीग में जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। अमेरिका ने किस देश की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? देखिए, अभी इंडिया को हटाया है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में, लेकिन ये है क्या चीज़ समझते पहले। देखिए, जो अमेरिका है वो समय समय पर दुनिया की जितनी भी करेंसीज होती हैं, जो मेन करेंसीज होती हैं, उनको मॉनिटर करती है कि उनमें क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अमेरिका का डॉलर अपना है, वहाँ पर उनका अपना सिस्टम है, तो वो मॉनिटर करता है किस तरह से ये बिहेव कर रही है दूसरी करेंसीज। तो वो जो जिन पे उनको थोड़ा शक होता है, जिन पे उनको थोड़ा सा रहता है कि इसको देखना चाहिए, जो अनस्टेबल हैं, ऊपर नीचे बहुत जा रहे हैं, तो उनको मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में पहले इंडिया के था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा रुपया गिर रहा था, तो उसमें उनको मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन अब थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है, तो यहाँ से हटा दिया गया है। और ये कभी कभी इंक्लूड हो जाता है, कभी हटा दिया जाता है, लगा रहता है ये। ठीक है, अच्छा, किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? देखिए, स्कूल फिट जो फिट इंडिया लीग चलती है, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह। ठीक है, इसका जो मैस्कॉट है, ठीक है, जो शुभांकर है मैस्कॉट है, वो है तूफान और तूफानी। ठीक है, ये तूफान और तूफानी है, ये फिट इंडिया वालों की तरफ से है ये। और इसको जो इनॉग्रेट किया है वो पीवी सिंधु, जो हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तूफान और तूफानी बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट है ये। और ये फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभारंभ है। आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो जो रिलायंस है वो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो तमिलनाडु में करने जा रहा है वो। ठीक है, मूडीज एक आपको एजेंसी है जो कि रेटिंग एजेंसी है, रेट करती है। ठीक है, कि क्या स्थिति है, और उस रेटिंग जैसे 5 स्टार 6 स्टार इस तरह से रेटिंग एजेंसी है। जो जो अमूमन जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी इसके बारे में बात करती है। तो मूडीज़ ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत दिखाया? तो मूडीज़ ने बोला कि इंडिया जो है 7% के हिसाब से बढ़ेगी। अब देखिए, दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो हो गया कि जब बजट आएगा तो इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही 2022 में, तो उसके बारे में पूछ लेंगे कि भाई क्या रहा। एक होता है कि क्या प्रोजेक्टेड है, कि क्योंकि यहाँ मूडीज़ है, फिर आपका गोल्डमैन सैक आ जाएगा, फिर आपका वर्ल्ड बैंक है, आरबीआई है, यूएन है, कई चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि कौन सी एजेंसी ने कितना जो है वो अनुमान लगाया है, या और कितना अनुमान लगाया है, ये तो हो गया। और जब आपका बजट आएगा तो आप पता लगेगा वहाँ पर कि एक्चुअली क्या रहा था। ठीक है, जब इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह आएंगे तब पता लगेगा। तो ये इस तरह का सवाल बनता है, तो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जितने भी एजेंसीज होती हैं बहुत
पास बोलती हैं। अभी से मान लो वर्ल्ड बैंक आ जाएगा तो वर्ल्ड बैंक बोल देगा कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट है वो 7.5 हो सकता है। मान लो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने 7.2 हो सकता है। तो ये याद नहीं रहता है, थोड़ा सा इसको चीज़ों को समझ, मतलब कि थोड़ा सा आपको एक अलग से लिख के तैयार करना पड़ेगा। आतंकवाद का वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत जो है वो आतंकवाद के जो फाइनेंशियल कहते हैं ना इसे बोलते हैं टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर एक मंत्री स्तरीय एक सम्मेलन होगा, उस वो इंडिया पे वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टेरर फंडिंग को लेकर। अब आप देखिए कि टेरर फंडिंग को लेकर जो FATF है, FATF, ठीक है, FATF जो है ये जो है ये एजेंसी क्या देखती है कि जो टेरर फंडिंग हो रही होती है, यानी कि जो देश किसी आतंकवादी संगठन को पैसा दे रहे होते हैं, फंड कर रहे होते हैं, तो उन पर यहाँ रखता है। तो अभी जो पाकिस्तान था कई दिनों तक वो इसी ग्रे लिस्ट में रहा, ग्रे लिस्ट के अंदर रहा, ठीक है। और एक होती है ब्लैक लिस्ट, के नीचे होती है ब्लैक लिस्ट। अब मान लो कोई कंट्री अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो टेरर फंडिंग के नाम पर अगर कोई ब्लैक लिस्ट में आ रही है तो समझिए कि उसको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। उसको अगर लोन मिलता भी है तो ज़्यादा ऊंची दरों पे लोन मिलता है, ठीक है। तो कंट्रीज़ जो हैं वो बचने की कोशिश करती हैं। तो पाकिस्तान बहुत टाइम तक जो है FATF के ग्रे लिस्ट में रहा। जब उनकी शर्तें मान ली हैं, जो भी कर सकता था उसने जो किया, और एजेंसी को लगा कि हाँ भाई अब सेटिस्फाइड हो गए हैं, तब जाके उसको दोबारा से आगे वाली लिस्ट में आ गए। तो वो ग्रे लिस्ट में कई सालों तक रहा है ये, ठीक है। तो ये इसके ऊपर इसी तरह से कोई एक हम आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है भारत करेगा। एक ग्रेन बार्केल को कितने साल के लिए ICC का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए जो ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका जो अध्यक्ष है वो ग्रेन बार्केल हैं। ये ग्रेन बार्केल हैं, ये 2 साल के लिए अपने पद संभालेंगे। तो जैसे BCCI होता है, ICC होता है, उस तरह से चीज़ें होती हैं। ध्यान रखिएगा कि BCCI के बारे में पूछा जा रहा है कि ICC के बारे में पूछा जा रहा है। BCCI में अभी भी बने हैं, नए बने हैं, उनका नाम है आपका रोजर बिन्नी। क्या है? रोजर बिन्नी, ठीक है। ये क्रिकेटर रह चुके हैं जो 83 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो उसके मेंबर थे, और उनके सपुत्र जो हैं स्टुअर्ट बिन्नी वो भी इंडियन टीम से खेल चुके हैं। किसने किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया? किसे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो ये है वेंकी रामाकृष्णन। वेंकी रामाकृष्णन को साइंस के अंदर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उनको यूके ने रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है उससे सम्मानित किया। एक तरह का अवार्ड है किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु में किया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय मुक्केबाज लवलीना कहते हैं बर्गहान ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो लवलीना और साथ में 3 और हैं, तो कुल 4 लोग रहे जिन्होंने जॉर्डन में होने वाले जो टूर्नामेंट हुआ था उसके लिए उसमें पार्टिसिपेट किया था, और 4 महिलाओं ने 4 गोल्ड जीते हैं। सो लवलीना एक और है। लवलीना को ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। अब आज कुछ पढ़ते हैं हम लोग। विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय कॉलिंस डिक्शनरी? देखिए अब आपको क्या होता है कि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि एक कॉलिंस की डिक्शनरी होती है, उसमें किस शब्द को वर्ष 2022 के लिए घोषित किया गया है? वर्ष 2022 के लिए कॉलिंस ऑक्सफोर्ड का होता है, या तो अलग अलग जो एजेंसी होती है, अलग अलग जो पब्लिशिंग हाउस होते हैं वो निकालते हैं। तो जो ये डिक्शनरी है कॉलिंस डिक्शनरी उन्होंने किया। तो मैं इसके बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कॉलिंस है कि ऑक्सफोर्ड है, किसने किया हुआ है। तो कॉलिंस उन्होंने किया हुआ है, उसका आपने इस्तेमाल किया भी होगा। तो उन्होंने बोला है कि एक वर्ड है जिसका नाम है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस, ये वर्ड को जो उन्होंने जो है वर्ष का 2022 का जो है वर्ष घोषित किया परमा क्राइसिस ने, ठीक है। इंग्लिश में शब्द रहेगा, और इसका मतलब क्या होता है कि जब हाई मुद्रास्फीति होती है और बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो उस तरह में उस टाइम पे कैसे सर्वाइव करना होता है, उस टाइम में सर्वाइव करना, उसको बोलते हैं परमा क्राइसिस। तो जो कोरोना आया था और जो इतना दिक्कतें लोग रही हैं, तो इसलिए ये वर्ड जो है काफ़ी फेमस किया गया, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? लॉ कमीशन जो है उसका चेयरमैन कौन है? तो इसकी चेयरमैन जो हैं वो रही हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो है लॉ कमीशन की भारतीय विधि आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम? देखिए जो बहुत ही लोग पॉपुलर हो जाते हैं तो उनको
उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाला जाता है, ठीक है, उनके थोड़ा सा स्पेशल, कुछ बहुत स्पेशल लोग होते हैं उनको जो ट्रीट किया जाता है। तो 2022 में आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, एक व्यक्ति को हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है। तो वो कौन है? देखिए, वो है शिव नारायण चंद्रपाल। शिव नारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज़ के पूर्व बैट्समैन रह चुके हैं और काफ़ी बढ़िया खेला करते थे। तो शिव नारायण चंद्रपाल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है, ठीक है। ये बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही था, ज़्यादा नहीं है आज क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। खत्म होने से पहले दोस्तों आपको वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।